हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, ठीक है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर और जो है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन के संबंध में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो ए ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है के संबंध में UNFCCC का पूर्ण रूप है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। यह बहुराष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। इसका मसौदा 9 मई 1992 को तैयार किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, जिस पर हस्ताक्षर 1997 में किए गए, UNFCCC के तहत किए गए उपायों का पहला क्रियान्वयन था। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करने तथा ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल को 2016 में पेरिस सम्मेलन के बाद हटा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ओजोन परत के क्षरण का परिणाम है। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, ओजोन परत के क्षरण का परिणाम जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में वृद्धि। ओजोन परत के विनाश से वनस्पति और जो है प्लवक को नुकसान होता है, जिससे प्रकृति की खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल प्रभावित होता है। ओजोन परत में क्षरण के परिणाम स्वरूप वनस्पति में कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है। ओजोन परत समता मंडलों में पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। ओजोन परत की खोज चार्ल्स जो है फ्रेवी एवं हेनरी जो है ब्यूशन ने किया था। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन। तो देखिए, पारिस्थितिकी मॉडल 2 प्रकार के होते हैं, कम्यूटेशनल मॉडल और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। विश्लेषणात्मक मॉडल उनकी गणितीय सुंदरता एवं व्याख्यात्मक शक्ति के लिए महत्व दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर एंजाइम, विटामिन और हार्मोन जैसे माइक्रो मोलिक्यूल्स को रसायन की एक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि सी ऑप्शन, ये सभी जो है संयुग्मित प्रोटीन है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, संयुग्मित प्रोटीन एक प्रोटीन है जो बंधन या कमजोर इंटरेक्शन में जुड़े अन्य रासायनिक समूह के साथ जो है बातचीत में कार्य करता है। एंजाइम, विटामिन और हार्मोन संयुग्मित प्रोटीन है। 115। फिर संक्रियन ऊर्जा खाली स्थान की इकाई है। ए ऑप्शन, जूल पर मोल। संक्रियन ऊर्जा की इकाई जूल पर मोल है। संक्रियन ऊर्जा प्रतिक्रियाशील अणु द्वारा उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है। संक्रियन ऊर्जा शब्द का प्रयोग पहली बार 1889 में स्वयंते आरहेनियस नामक स्वीडिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, 116 देखिए, कहता किसको छोड़कर अन्य धातुएं जो है अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में जो प्रकृति में मौजूद हैं। तो ए ऑप्शन, सोना। ठीक है। तो सोना को छोड़कर अन्य धातुएं जो है अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में जो है प्रकृति में मौजूद हैं। केवल 2 धातुएं सोना और मुख्य रूप से अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। सोना और प्लेटिनम मूल धातुएं हैं, प्राथमिक रूप से अयस्क या खनिज है। ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो देखिए, धातु जो है पदार्थ का एक वर्ग है जिसमें उच्च विद्युत तापीय चालकता होती है। ठीक है। धातुएं आमतौर पर प्रकृति में लचीली होने के कारण साथ साथ प्रतिक्रियाशील भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग रेजिन है? डी ऑप्शन। तो देखिए बेकेलाइट, मेलामाइन थर्मोसेटिंग रेजिन है। थर्मोसेटिंग जो है पॉलीमर एक अस्थायी पॉलीमर है क्योंकि यह मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान कठोर हो जाता और सेट हो जाता। ठीक है, इसे दोबारा नरम नहीं किया जा सकता। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन ठीक है फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बार बार गर्म करने पर नरम और ठंडा करने पर कठोर किया जा सकता है। इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इसके उदाहरण पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन आदि हैं। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता क्या कहलाती है? सी ऑप्शन, एल्केन्स का मत। सुश्रुत संहिता एल्केन्स का मत कहलाती है। सुश्रुत संहिता एक प्राचीन संस्कृत पाठ है जो शल्य चिकित्सा दोनों के क्षेत्रों को कवर करता है। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। ठीक, नेक्स्ट 119 एक डाल्टन क्या है? 119 का सी, एक डाल्टन एक एकीकृत द्रव्यमान इकाई यानी 1.46053940 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, नेक्स्ट की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 120 है कि एक कंटेनर में 4 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल ऑक्सीजन और 7 मोल हाइड्रोजन। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का मोल अंश ज्ञात करें। तो ऑक्सीजन का मोल अंश हो जाएगा आपको 3 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, बट्टा में 4 मोल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑक्सीजन और प्लस 7 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3/14 यानी 0.2142। तो यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया निम्न में किसका अनुसरण करती है? तो 121 का बी ऑप्शन, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की जो है इलेक्ट्रॉन भरने की नीचे दी गई प्रक्रिया हुंड का अधिकतम बहुलता के नियम अनुसरण करती हैं। ठीक है, हुंड के अधिकतम बहुलता नियम में कहा गया है कि किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए अधिकतम बहुलता वाला पद ऊर्जा सबसे कम जो है हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फिर संकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए ऑप्शन, पॉलिंग। संकरण की अवधारणा पॉलिंग ने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट, आदर्श गैस से वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया? तो बी ऑप्शन, वान डेर वाल्स। ठीक है, तो वान डेर वाल्स नामक एक डच वैज्ञानिक ने वास्तविक गैस व्यवहार के आदर्श गैस व्यवहार के विचलन का कारण का पता लगाया। आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT। 124 नंबर है, यदि शुष्क गैस का दबाव x दिया गया है तो कुल दबाव x+3 द्वारा दिया गया तो वाष्प दाब क्या होगा? 124 का जो है ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो गैस दाब बराबर होता है गैस का वाष्प दाब बराबर होता है गैस का कुल दाब। ठीक है, और माइनस में शुष्क गैस का दाब कट के कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ई ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है 125 है कि कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता? 125 का सी, अमोनिया। अमोनिया मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो सकता। ठीक है, प्रबल अम्ल जो है मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अमोनिया जो है जलीय विलयन में जो है पूर्ण आयनीकृत नहीं होता। नेक्स्ट 126 है कि 0.01 m सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का pH मान क्या होगा? 126 का बी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता जो है ये हो जाएगा आपको कितना? तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 127, रॉबर्ट बॉयल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल का गुण नहीं है? तो डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल के अनुसार अम्ल का गुण नहीं है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल लाल लिटमस पद को नीला करता है। ठीक है, अम्ल के गुण है कि स्वाद में खट्टा होता है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन शुष्क करता है। यह प्रोटीन जो है त्यागने की क्षमता रखता है। फिर यह
नीले लिटमस पदार्थ को लाल करता है, यह फिनोल्फेथीन को रंगीन कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। नेक्स्ट है कि किसी यौगिक में ऑक्सीजन को हटाना किसका एक उदाहरण है, तो बी ऑप्शन अवकरण। किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना अवकरण का एक उदाहरण है, जैसे 2H2 तो 2H2 प्लस O2, CO2 तो C प्लस O2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 129 है कि नीचे रंग की तीव्रता कब जो है धीरे धीरे बढ़ती है, तो ए ऑप्शन तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाया जाता है। ठीक है, तो 129 का हो जाएगा ए ऑप्शन क्या होगा, तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाने से नीले रंग की तीव्रता जो है धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट 130 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है, तो सी ऑप्शन बैक्टीरिया या साइट्स। ठीक है, तो 130 का हो जाएगा बैक्टीरिया या साइट्स रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। ठीक है, अब देखिए कि जीवाणुनाशी की प्रथम बार खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इन्होंने पेनिसिलिन नामक जो है एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। ठीक है, नेमाहीसाइड्स नेमाटोड को नियंत्रित करने में मदद करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, 131 का ये फाइटो निष्कर्षण। पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए फाइटो निष्कर्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया फाइटो मीडिएशन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो फाइटो जो है फाइटो रेमेडिएशन प्रदूषकों को हटाने के लिए पौधे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 132 की यदि बात किया जाए तो 132 है कि बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आमतौर पर भारी धातु दूषित स्थलों में पाया जाता है, ए ऑप्शन पारा। तो बैक्टीरिया में पारा प्रतिरोध आमतौर पर भारी धातु दूषित स्थलों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बैक्टीरिया में एक विशिष्ट एंजाइम जिसे मेरवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म रेटिकुलम पाया जाता है, ए ऑप्शन मांसपेशी कोशिकाएं। मांसपेशी की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म एक जो है मायोसाइट का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके बाद देखिए सार्कोलेमा उस कोशिका झिल्ली का नाम है जो प्रत्येक मांसपेशी कोशिका को घेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधन की मजबूती के आधार पर निम्नलिखित में कौन सत्य है, 134 का बी सहसंयोजक बंधन ग्रेटर देन आयनिक ग्रेटर देन वेंडरवाल ग्रेटर देन हाइड्रोजन। 135 देखिए फिर है कि यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि जनक संतान समयुग्मजी या विषमयुग्मजी है, तो बी ऑप्शन। तो 135 का जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 135 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन यानी टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस द्वारा यह निर्धारित की जा सकती है कि जनक संतान समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। टेस्ट क्रॉस जो है ग्रेगर मेंडल द्वारा तैयार किया गया एक मौलिक उपकरण है। नेक्स्ट फिर क्लोरोप्लास्ट की खोज सबसे पहले किसने की, तो क्लोरोप्लास्ट की खोज ए ऑप्शन। देखिए कॉन्स्टेंटीन मेरेस्कोवस्की। ठीक है, मेरेस्कोवस्की। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज की है आपको फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन युक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जो पौधों की वृद्धि और फसल को उपज बनाए रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट एमिनो एसिड साइटोहार्मोन, ठीक है, फाइटोहार्मोन, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, लिपिड और माध्यमिक जो है मेटाबोलाइट्स जैसे सक्रिय यौगिक के जो है जैव संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है
ऑगस्टीन मैरेस्कोवस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए संरचना की जांच खाली स्थान में की गई थी, बी ऑप्शन 1953 में। डीएनए की संरचना की जांच जो है व्याख्या 1953 में जेम्स वाटसन वो जो फ्रांसिस क्रिक ने किया था। डीएनए का पूर्ण रूप है आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यह जो है पेंटोज शर्करा फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस जो है से बना हुआ है। डीएनए अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से बच्चों तक विरासत में मिली सामग्री या आनुवंशिकी निर्देशों को प्रसारित और ले जाने के लिए जिम्मेदार है। डीएनए एक कार्बनिक यौगिक है जिसकी एक अद्वितीय आणविक संरचना होती है, ठीक है। यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार में जो है कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट की यदि बात करें तो देखिए, डीएनए जो है यह एक दोहरी पेंचदार संरचना है, जबकि ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138, मनुष्य में टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? 138 का ए 7। तो मनुष्य के टखने में 7 हड्डियां होती हैं। निचला पैर 2 हड्डी टिबिया और छोटी जो फाइबुला से बना होता है। जांघ की हड्डी या फीमर ऊपरी पैर की सबसे बड़ी हड्डी है जो निचले पैर की हड्डियों को श्रेणी की हड्डी जोड़ती हैं, ठीक है। फीमर जांघ की हड्डी जो है जांघ क्षेत्र की एकल हड्डी है। यह शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फीमर जो है किसी व्यक्ति की कुल ऊंचाई का लगभग 1/4 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टिबिया जो है पैर की औसत दर्जे की हड्डी है और फाइबुला से बड़ी है, जिसके साथ यह जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुक्राणु को खाली स्थान से प्राप्त शर्करा द्रव द्वारा जो है पोषण मिलता है। 139 का सी ऑप्शन, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो शुक्राणु को सेमिनल वेसिकल से प्राप्त शर्करा द्वारा एक जो है पोषण मिलता है, ठीक है। शुक्राणु से संबंधित तथ्य है कि मानव प्रजनन के मामले में शुक्राणु नर युग्मक हैं और एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जो है स्खलित होते हैं। नेक्स्ट 140 है कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन खाली स्थान द्वारा स्रावित होता है, बी ऑप्शन पैराथायराइड ग्रंथि। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सी हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है और यह जो आयोडीन युक्त हार्मोन है। अब यहाँ पे देखिए 141 में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे है एक इकाई, ठीक। यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे एक इकाई, यानी यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर देखिए, ए बी बराबर होगा रूट अंडर ए बी बराबर, यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 4 और 3, तो ए बी बराबर होगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 9 25 रूट 25, यानी कितना होगा 5 यूनिट, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट फिर है कि किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की कवर करने वाले किसी पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन पूरी तरह से संभावित ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है जब 142 का जब हो यह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो जब यह धीरे धीरे चलता है ऊर्जा में कुल परिवर्तन जो है स्थितिज और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि सामान्य स्तर पर स्थिर वेग से गति कर रहे हैं किसी पिंड की प्रारंभ में ऊर्जा जो है 1000 जूल है, यदि अंतिम ऊर्जा जो है आपको 800 जूल है, तो किया गया कार्य क्या है और कौन सा बल इसके क्षय का कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा आपको। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार ऊर्जा में कुल परिवर्तन जो है किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, ठीक है।
कुल कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², यानी 1/2 m इंटू v² माइनस u²। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 800 जूल माइनस 1000 जूल, यानी 800 माइनस जो है यहाँ पे हो जाएगा 800 जूल माइनस 600, यानी 2 माइनस का 1000, सही है, 800 माइनस 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 200 जूल। पिंड सामान्य सतह पर गति करता है, अतः सतह पर घर्षण बल इनके गति का विरोध करेगा। 144 है कि किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस कारक पर निर्भर नहीं करता। 144 का सी, कोणीय वेग। तो किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है ये कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक जो है kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, जड़त्व का जो आघूर्ण होता है ये द्रव्यमान गुने अक्ष की दूरी का वर्ग होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार रैखिक गति में जड़त्व का महत्व होता है, कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण कार्य करते हैं। नेक्स्ट फिर है कि तापमान 300 केल्विन है, इसे फ़ारेनहाइट में बदलने पर जो है प्राप्त तापमान होगा। तो केल्विन से देखिए फ़ारेनहाइट, तो केल्विन में तापमान होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस में तापमान। ठीक है, केल्विन में होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी ये हो जाएगा, और डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में 300 माइनस 273। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को जो है, डिग्री सेल्सियस को यदि हम तो यहाँ पे 300 माइनस 273 करेंगे तो ये निकल जाएगा कितना, 27। कितना निकल जाएगा, 27 निकल जाएगा। अब देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज किए हैं तो 300 माइनस क्या किए हैं, 273 घटाए हैं, यह आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 9/5 सेल्सियस प्लस कितना होगा, 32। तो ये होगा 9/5 गुने 27 प्लस 32, यानी 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बी ऑप्शन। फिर है कि ठोस में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है। 146 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो ठोसों में गैसों की तुलना में बल जो है मापांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल मापांक में वृद्धि अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि ठोस में ध्वनि की चाल द्रव एवं गैसों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर 232 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ए ऑप्शन। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज की निम्न विद्युत धारा को निम्न वोल्टेज से उच्च विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 कहता है उस स्थिति की पहचान करिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाले आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम होता है। 148 का बी ऑप्शन। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम थीटा बराबर 180 पर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित करने के लिए कितनी मात्राओं की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन 3। कितनी मात्रा को, तो 3 मात्राओं की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है और पृथ्वी का चुंबकीय गुण कोर में निकेल और आयरन के कारण होता है। 150 यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन जो है 7 घंटे हो तो 7 घंटे के समय में क्या होगा। 150 का सी ऑप्शन, यानी आइस आधे से अधिक सक्रिय नाभिका क्षय हो जाएगा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत जीवन 7 घंटे हो
तो 7 घंटे में आधे से अधिक सक्रिय नाभिक का क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।